अच्छा, जब से मेरी शादी हुई है तब से उसे एक ही शिकायत है, हमेशा कहती है किसी बालों वाले डॉक्टर के चले जाओ, इनका कुछ इलाज करा लो, बिल्कुल खोपड़ी खाली हो गई, कुछ तो कराओ, आपके साथ चलने में शर्म आती है मुझे। मैं एक दो बार गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पहला सवाल मुझसे जो किया, बोले आपके परिवार में आपके ही उड़े हैं या किसी और के भी उड़ रहे हैं? मैंने कहा जी मेरे दादाजी के उड़े हुए थे, मेरे ताऊ जी के उड़े हुए, पिताजी के उड़े हुए, बड़े भाई। बोले फिर तेरा कोई इलाज नहीं है, तो खानदान नहीं है। अब उसका इलाज कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों बलजीत जी मेरे से बोली कि तुम बड़े कवि बने फिरते हो, जैसी कविता तुम लिखते हो ना ऐसी कविता तो मैं 10 मिनट में लिख दूं। मैंने कहा चल लिख के दिखा। बोली ये लो। 10 मिनट बाद बोली सुनो। मैंने कहा सुना। उसने कविता सुनाई, वो आपको सुनाता हूँ। अच्छा जी, स्वागत। कंचन सी कामनी में इसकी बेडोल काया, कैसे मैं संभालूं ये जो पंजा मुझे दिया है। कंचन सी कामनी में इसकी बेडोल काया, कैसे मैं संभालूं ये जो पंजा मुझे दिया है। और हाय जानू शानू छोड़ बोलता है भाग्यवान, उम्र भर के लिए ये रंजा मुझे दिया है। और आपसे है नाथ मुझे इतनी शिकायत के, सड़क थी मैं तो क्यों खड़ंजा मुझे दिया है। सड़क थी मैं तो क्यों खड़ंजा मुझे दिया है। और 16 सोमवार करे चौथवे प्रदोष व्रत, तब जाके आपने ये गंजा मुझे दिया है। लेकिन मित्रों, अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ। ये मैं थोड़ा सा मस्ती के लिए आपके लिए जोड़ रहा था। अगली पंक्ति में मेरे बड़े बैठे हैं, आदरणीय आईजी साहब पूर्व हमारे बैठे हैं, उधर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। और मित्रों, मुझे लगता है अब आप कविता सुनने की स्थिति में आ गए हैं, तो एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिए। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। बुजुर्गों की दुआओं के। सर क्या हुआ, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं, वो सर कुछ परेशान से लग रहे। अच्छा ठीक, नहीं वो असल में क्या होता है बाबूजी, आप बुरा मत मानना। मैं पिछले दिनों रोहतक में गया, अब मैं ऐसे ही कविता पढ़ रहा था, एक ताऊ खड़ा हो गया लठ लेके। पहले इधर खड़ा रहा, फिर उधर खड़ा रहा। अब मेरे को तो टेंशन होगी। मैंने कहा ताऊ जी मैं बैठ जाऊं क्या? बोला ना तू तो मेहमान है, मंडरा है। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तू बुलाया। तो हमें तो मफतलाल जी ने बुलाया, ये बैठे हैं भाई साहब बड़ी। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। पिछले दिनों का मैम एक बड़ा विचित्र वाकया मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे एक मित्र हैं चमन सिंह जी, 58 साल की उम्र है, अध्यापक हैं, टीजीटी साइंस हैं वो। पिछले दिनों उन्हें थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम हुई, छाती में दर्द हुआ, तो वो एक निजी अस्पताल में चले गए। वहाँ गए तो डॉक्टरों ने पहले उनका जाते ईसीजी करा, और बोले इनके टेस्ट कराओ, फटाफट ब्लड लिया, बहुत सारे टेस्ट करे उनके। फिर बोले इनका ऑपरेशन होगा जी, बहुत खतरनाक मामला है, अभी इनका तो बाईपास करानी पड़ेगी। घर वाले बोले जी 1 आध दिन का टाइम है। बोले नहीं, आज ही होगी, रात को ही, और डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे बाहर से, और जल्दी से जो है आप 15 लाख रुपए जमा करा दो। अब मास्टर जी तो और चक्कर आ गया, और धड़कन और बढ़ने लगी 15 लाख के चक्कर में। लेकिन घर वालों ने समझा कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। बोले ठीक है। फॉर्म भरना जा रहा था, ऑपरेशन पे जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, टेंशन दिमाग में है। हमें आजकल आदत पड़ गई है हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखने की।
हम कनॉट प्लेस नहीं बोलते कनॉट प्लेस जा रहे हैं, हम बोलते सीपी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था फॉर्म में कि कहाँ काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसमें उन्होंने लिख दिया ईडी। और और मित्रों यहीं से कहानी बदलती चली गई। दोबारा टेस्ट हुए, डॉक्टरों की दूसरी टीम आई, उन्होंने कहा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से काम चल जाएगा। आदरणीय चमन सिंह जी को दवाइयाँ भी फ्री दिलवाई गई। अब वो हर महीने चेकअप के लिए जाते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं, चेकअप करने के बाद चाय भी पिलाते हैं। परसों मेरे से कह रहे थे, यार आज़ाद सारा जीवन बीत गया, जो इज्जत इस हॉस्पिटल वालों ने दी है ना, ऐसी इज्जत मुझे आज तक कभी नहीं मिली। तो ये देखो, ये कमाल है ईडी का। एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत सारी बातें रसिक जी कर रहे थे, कवियों की, कविता की, मंजू जी ने बहुत सारी बातें की। मैं कुछ कविता आपको, थोड़ा सा आज़ाद नाम है तो अभी पी के आज़ाद का जिक्र चल रहा था, मैं वहाँ से थोड़ा सा 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ। चांद तारे कहीं खो गए, शब्द गुमसुम सभी सो गए, जब जहां ने पिलाया जहर, पी के आजाद हम हो गए, पी के आजाद हम हो गए। स्कूल के प्रांगण में खड़ा हूँ, इसलिए हंसाने को मैं बहुत लंबी श्रृंखला मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा इन बच्चों को भी देके जाऊँ। जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि नंबर कम आने की वजह से बच्चे ने खुदकुशी कर ली, तो बड़ा दर्द होता है। मैं खुद अध्यापक हूँ दिल्ली में, मैंने बताया दिल्ली में मैं अध्यापक हूँ। आजकल बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। सन 2000 के बाद इस देश में बालक पैदा नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। सही बता रहा हूँ मैं। आप अपने घर में बच्चों की बातें सुनो छुप के, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। वो नर्सरी क्लास का एक बालक, मैडम ने कहा बेटा फलों के नाम सुना, बोला मैम पपीता, आम, सेव। मैडम बोली और सुना, बोला और सब ठीक ठाक मैडम, आप अपनी सुनाओ। एक उसका भी गुरु, मास्टर जी ने कहा क्रिकेट मैच के वर्णन का संक्षिप्त निबंध लिखो। सारे बच्चों ने लिखा। 2 टीमें होती हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं, एक रेफरी होता है। एक टीम बॉलिंग करती है, दूसरी बैटिंग करती है, फिर दूसरी बैटिंग करती है, दूसरी पहले वाले बॉलिंग करते हैं। जिसके रन ज़्यादा होते हैं वो जीत जाते हैं। इससे छोटा कोई नहीं लिख सकता। लेकिन आजकल का बालक, उसने कुछ नहीं लिखा। जब मास्टर जी ने कहा ला निबंध, बोला रुक जाओ, जैसे मैंने अभी ताजी कविता लिखी, उसने ताजा निबंध लिखा। 4 शब्द लिखे। मास्टर जी को आज तक समझ में नहीं आ रहा इस बच्चे को इंटेलिजेंट घोषित करूं या फेल करूं। तालियां उस बच्चे के लिए बजाना। उसने लिखा बरसात के कारण मैच रद्द। ये स्थितियां इन बच्चों की हो गई हैं। बेटियां बैठी हैं वहाँ, वो एक मास्टर जी ने क्लास में जाके प्रश्न किया, बोले बेटा राम पिता की आज्ञा मानकर वन में गए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीता जी उनके साथ गई, इसमें क्या सीख है? तो एक लड़की खड़ी होगी, बोली सर इसमें तो बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। ये स्थितियां हैं। कविता आइए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मुझे? मेरी वजह से तो कोई दिक्कत, आप परेशान तो नहीं हो ना? अभी हमारे बीच में महनीय अतिथि का आगमन हुआ है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बेटियों की मैं बात कर रहा था। मित्रों, कविता वही है जो कुछ संदेश दे के जाए। मैं 4 पंक्तियां इन बेटियों को समर्पित करता हूं। एक घटना
जिसके कारण इस देश का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके विरोध में लाखों हजारों की संख्या में मोमबत्ती लेकर हम इंडिया गेट पर खड़े हो जाते हैं जाके, जिसके विरोध में बड़े बड़े लोगों के बयान आते हैं कि हे भगवान इससे तो बेटी पैदा ना हो, तो हिंदी भाषा के इस छोटे से बेटे के दिल में कहीं टीस पैदा होती है, वहाँ से 4 पंक्तियाँ उपजती हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। चौथी पंक्ति में अगर आपको लगे कि आपके मन की बात आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने कह दी है, तो भरपूर तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए, और दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं ना मार दीजिए, भ्रूण हत्या करी से यूं ना मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और बेटियों के होने का घिनौना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। प्रेम की बात से शुरू की थी, मैं देश प्रेम तक जाना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश क्या है, हमने अभी घर घर तिरंगा अभियान चलाया, आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, तब मैं 4 पंक्तियां उस तिरंगे को समर्पित करता हूं। जी पीके भाई। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊँ मैं देश की खातिर मेरे दिल की तमन्ना है, जीऊँ मैं देश की खातिर मेरे दिल की तमन्ना है। सफ़र जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो, सफ़र जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो। और अब एक गीत सौंप के अपना स्थान लेता हूँ। नहीं आप बात कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक गीत